हाय फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने जाना था मैक्सवेल और उनके इक्वेशंस और गैलीलियन रिलेटिविटी के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि लाइट किस मीडियम यानी माध्यम में ट्रैवल करती है, जिसे हम ईथर थियरी के नाम से भी जानते हैं। ईथर थियरी एक एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में है, यानी पूरे ब्रह्मांड में ये एप्लीकेबल है, बिल्कुल जैसे न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन। अब तक हमने ये जान लिया है कि मोशन रिलेटिव होती है, यानी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आपसे बढ़ते या घटते दूरी पर टोटली डिपेंड करती है, और यही एब्सोल्यूट फ्रेम को ईथर फ्रेम कहा गया। 19th सेंचुरी फिजिसिस्ट के अनुसार मोशन ईथर के रेफरेंस फ्रेम के रिलेटिव होती है। कोई भी चीज चल रही है या नहीं, ये ईथर के फ्रेम पर डिपेंड करती है। पर किसी को ईथर के बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि किसी ने आज तक ईथर को डिटेक्ट ही नहीं किया था। तो लोगों को लगा कि ईथर एक इनविजिबल यानी अदृश्य मीडियम होगी, और इस मीडियम में डिस्टर्बेंस को लाइट यानी रोशनी मानी गई, जिसकी वजह से हम दूसरी चीजों को देख पाते हैं। लेकिन फिर भी हमने ईथर को तो नहीं देखा था। साथ में ये जरूर हमारे यूनिवर्स में हर जगह मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि अगर ईथर मौजूद नहीं होगी तो हम कुछ भी देख नहीं सकेंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे स्पेस में हवा के ना होने की वजह से हम कुछ भी सुन नहीं सकते। हमें ये भी पता था कि ईथर किसी तरह का फ्लूइड यानी तरल नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सवेल ने ये प्रूफ कर दिया था कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ईथर के वाइब्रेशंस है, और जो लाइट के मूव करने के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं। बट वेल, इसका क्या मतलब हुआ? एक नॉर्मल पानी की लहर कैसी होती है? उसमें एक पीक होता है और एक वैली। इसे कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। लाइट वेव भी बिल्कुल इसी तरह ही, एक तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी तरफ मैग्नेटिक फील्ड। बट हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज भूल रहे हैं, और वो ये है कि वाटर वेव सिर्फ वाटर की सतह पर ही बनती है, पर ईथर तो पूरे स्पेस में मौजूद है, जिसका मतलब उसका कोई सरफेस यानी सतह नहीं है, और फ्लूइड्स में तो सिर्फ सरफेस पर ही ट्रांसवर्स वेव्स बनती है। अब एक आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है ईथर की, जिससे हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि ईथर का असल वजूद इस ब्रह्मांड में है कि नहीं, और वो विशेषता है ईथर और अर्थ के बीच की रिलेटिव मोशन। और बिल्कुल यहीं पर योगदान होगा फिजिक्स के फेमस माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट का। इसे समझना काफी आसान है। हम साउंड की एग्जाम्पल लेंगे। जब भी कोई कार या ट्रेन हमारी ओर आती है तो हमें साउंड की फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई सुनाई देती है, और जब वो हमसे दूर जाने लगती है तो कुछ इस तरह सुनाई देती है। इसे हम डॉपलर्स शिफ्ट इफेक्ट के नाम से जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ रिलेटिव मोशन के वजह से स्ट्रेच यानी खींचा चला जा रहा है, और आपकी इंद्रियां जैसे कि कान इसे महसूस कर पा रहे हैं। ऐसा ही कुछ रोशनी के साथ भी होना चाहिए, क्योंकि लाइट भी एक मैकेनिकल वेव है जो ईथर में डिस्टर्बेंस के कारण प्रोड्यूस होती है, बिल्कुल जैसे साउंड हवा में। तो ये साबित करने के लिए हमें चेक करना होगा कि ईथर और अर्थ के बीच क्या कोई किस्म का रिलेटिव मोशन है या फिर नहीं। तो शुरू किया जाए एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से, एबरेशन ऑफ स्टारलाइट। सबसे पहली बार इस इफेक्ट को जेम्स ब्रैडली ने डिस्कवर किया था, और ये इफेक्ट कुछ इस तरह से होता है। अगर हमारी पृथ्वी ईथर फ्रेम में रेस्ट में है, तो अगर हम रात में स्टार्स को ऑब्जर्व करेंगे तो उनकी पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि ईथर के मोशन के बिना लाइट बीम बिना डिविएशन के अर्थ को रीच करेगी। लेकिन ऐसा हमने ऑब्जर्व नहीं किया। हमने देखा कि स्टार्स अपने पोजीशंस बदल रहे थे, जो इस बात का प्रमाण था कि ईथर अर्थ के रिलेटिव मूव कर रहा है। जिस पोजीशन पर अर्थ पर 6 महीने पहले स्टार को ऑब्जर्व किया गया था, वही सितारा 6 महीने बाद आसमान की दूसरी तरफ था। ठीक कुछ इस तरह। इससे ये तो क्लियर हो चुका था विदाउट ए डाउट कि अर्थ ईथर के रिलेटिव मोशन में है, और अब बस ईथर को डिटेक्ट करना ही बाकी था, जिसे एल्बर्ट ए माइकलसन और एडवर्ड डब्ल्यू मॉर्ले ने किया, और जिन्होंने ईथर की थियरी की हमेशा के लिए काया ही पलट के रख दी। एक्सपेरिमेंट 2। अब मेरे साइंटिस्ट दोस्तों, सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है कि हम इस रिलेटिव मोशन को डिटेक्ट कैसे करेंगे। लाइट काफी स्पीड से मूव करती है, और हमारे पास कोई भी ऐसी तकनीक नहीं है जो उसकी स्पीड की इवन 10% गति के कंपैरिजन से मूव कर सके। जो काम माइकलसन और मॉर्ले ने किया, उन्होंने इस बात का फायदा उठाया कि लाइट एक वेव की तरह बिहेव करती है। और फ्रेंड्स, अब तक ये सिर्फ 19वीं सदी थी, तो किसी को भी ये पता नहीं था कि लाइट दोनों वेव और पार्टिकल की तरह
बिहेव कर सकती है और इसीलिए लाइट को वेव ही माना गया था। लाइट एज अ वेव एक स्पेशल फिनोमिनन जिसे हम कहते हैं वेव इंटरफियरेंस दिखाती है। वेव इंटरफियरेंस बहुत ही सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट है जिसमें जब एक वेव दूसरे वेव से ओवरलैप करती है तो वो एक नई वेव बनाती है जिसकी इंटेंसिटी या तो पहले से कम होगी या पहले से ज्यादा। इसके कारण किसी स्क्रीन पर जब ये वेव ओवरलैप होते हैं तो वो कुछ इस तरह है, जो वेव इंटरफियरेंस होने की निशानी है। अब फ्रेंड्स, आओ इस कॉन्सेप्ट को पानी के वेव्स के कॉन्सेप्ट से कंपेयर करते हैं, जिसे हम अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। इमेजिन कीजिए आप एक नदी में एक नाव चला रहे हो। अब अगर आप पानी के बहाव के विरुद्ध अगर ये नाव चलाएं तो पानी का बहाव जो आपकी ओर बह रहा है आपकी गति को स्लो कर देगा। अब लेकिन जब यही बोट रिवर के पानी के बहाव के डायरेक्शन में तैरती है तो बोट की स्पीड में वाटर की स्पीड ऐड हो जाती है और बोट पहले से और तेज बहने लगती है। ऐसा ही कुछ लाइट के साथ भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ बोट नहीं पर अर्थ को मूव करना चाहिए ईथर में, और जिससे लाइट एक बार ईथर में अपस्ट्रीम और एक बार डाउनस्ट्रीम जाने वाली थी। एक्सपेरिमेंट सेटअप। माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट का सेटअप काफी सिंपल था। उन्होंने एक बीम स्प्लिटर, 2 मिरर्स और एक लेजर का उपयोग किया। बीम स्प्लिटर एक तरह का मिरर होता है जो 50% लाइट को रिफ्लेक्ट और 50% को रिफ्रैक्ट करता है। माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट का सेटअप कुछ ऐसा था। यहाँ से रोशनी की किरण अंदर जाएगी और यहाँ से बाहर निकलेगी। जब माइकलसन और मॉर्ले ने एक्सपेरिमेंट किया तो उनके हाथ कोई भी सबूत नहीं लगा, मानो किसी तरह लाइट के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जाने से उसके स्पीड में कोई भी प्रभाव पड़ ही नहीं रहा था। या कह सकते हैं हमारी पृथ्वी और यूनिवर्स कुछ ऐसा बिहेव कर रहे थे कि वो इंटरफियरेंस पैटर्न एकदम अनडिटेक्टेबल हो गया हो, और जो ये बता रहा था कि शायद अर्थ और ईथर के बीच कोई रिलेटिव मोशन है ही नहीं, यानी दोनों एक दूसरे के संबंध में एकदम स्थिर अवस्था में है। पर जैसे कि हमने एबरेशन ऑफ स्टारलाइट एक्सपेरिमेंट में देखा था, ये बिल्कुल भी एक पॉसिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि ईथर तो सितारों की रोशनी को प्रभावित कर रहा था, राइट? इस एक्सपेरिमेंट के कुछ समय बाद H.A. लॉरेंस ने अपना पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि शायद ईथर में अर्थ के मोशन की वजह से अर्थ किसी तरह से श्रिंक हो जाता है, यानी आकार में छोटा हो जाता है, और जिसकी वजह से इंटरफियरेंस नहीं हो रहा। अब ये सोचने में और कैलकुलेशन वाइज काफी सही भी लगता है और एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व हुए फैक्ट को एक्सप्लेन भी कर रहा था। यहाँ तक इसके आधार पर लॉरेंस ने एक फेमस फॉर्मूला भी दिया जिसे आज आप लॉरेंस लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हो। तो फिर भी क्यों आखिर हमने ईथर थियरी को रिजेक्ट कर दिया और आज कोई भी वैज्ञानिक इस रहस्यमय ईथर को डिटेक्ट करने की कोशिश ही नहीं कर रहा? वेल फ्रेंड्स, इसका श्रेय हमारे चहेते वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन को जाता है। आइंस्टाइन वाकई में जीनियस थे और उन्होंने इसे एक्सेप्ट किया और कहा कि चलो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ईथर जैसा कोई मीडियम एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो अब सवाल आता है कि इसके बाद इस घटना को अब कैसे एक्सप्लेन किया जा सके। तो वेल, इस फिनोमिनन को एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टाइन ने एक नया रेवोल्यूशनरी आइडिया इंट्रोड्यूस किया जिसमें उन्होंने रोशनी की गति को फ्रेम इंडिपेंडेंट माना, यानी हर किसी देखने वाले के लिए रोशनी की गति एक समान ही रहेगी, नो मैटर वो किस स्पीड से ट्रैवल कर रही है। इसी आइडिया के आधार पर आइंस्टाइन ने हमें वही सेम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के इक्वेशंस दिए जिसे लॉरेंस ने भी दिया था। तो इसमें क्या खास बात थी कि हम लॉरेंस के आइडिया को रिजेक्ट करें और आइंस्टाइन के आइडिया को एक्सेप्ट? जब दोनों ने एक ही फॉर्मूला दिया है तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि आइंस्टाइन गलत हो और लॉरेंस ही सही हो? उस समय के लोगों ने बिल्कुल यही सोचा और वो ये बिलीव करते थे कि ईथर एग्जिस्ट करता है और लॉरेंस सही है। लेकिन आइंस्टाइन ने सिर्फ एक लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की इक्वेशन नहीं दी, बल्कि एक और जीनियस इक्वेशन दिया जिसने हमारे दुनिया को देखने का नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। इस इक्वेशन को आज हम जानते हैं द टाइम डायलेशन इक्वेशन के नाम से, और इसी से ही आज जीपीएस, सैटेलाइट्स और अन्य कई टेक्नोलॉजीज सही तरह से काम करते हैं। फ्रेंड्स, लॉरेंस की थियरी सिर्फ एक ही इक्वेशन पर आधारित थी जो माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट की रिजल्ट से उसे बचा रही थी। लेकिन आइंस्टाइन ने 2 इक्वेशंस दिए थे और दूसरे इक्वेशन में ईथर की कोई जरूरत ही नहीं थी। वो इक्वेशन अपने आप में ही इंडिपेंडेंट था और कुछ सालों बाद टाइम डायलेशन एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हो गया और उसी के साथ ईथर थियरी को हमने हमेशा के लिए अलविदा कह दिया।
अब हमारे पास एक यूनिवर्स का नया मॉडल था जिसने हमारे पहले के स्पेस और टाइम की सोच और समझ को ही पूरी तरह से बदल के रख दिया। इस नए मॉडल को आज हम स्पेशल रिलेटिविटी के नाम से जानते हैं और अब ये थियरी को हम एकदम डिटेल में अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे और ये मेरी गारंटी है कि उसे देखने के बाद आप भी इस दुनिया को अपने सारे दोस्तों से एक अलग ही नजरिए से देखने लगोगे और आपकी सोच एकदम खुल जाएगी। और इसके साथ साथ जैसे हमने आइंस्टाइन वर्सेस लॉरेंस कराया, अब होगा आइंस्टाइन वर्सेस न्यूटन आगे। सो अगले वीडियो पर अभी ही बिल्कुल क्लिक कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं हमारे इस सफर में।